10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं हूं आंचल आनंद। शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर से। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक है। बीजेपी आज लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। उम्मीद यह है कि इस लिस्ट में दिल्ली की 7 सीटों समेत बीजेपी के बड़े चेहरों की सीट का भी ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी आज की लिस्ट में उन सीटों को शामिल नहीं करेगी जिन पर विवाद है। पहले की 2 लिस्ट में अब तक 106 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, जबकि आज की तीसरी लिस्ट में उम्मीद ये की जा रही है कि यूपी की 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र की बची हुई सीटें और बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की भी सीटों पर उम्मीदवार तय किए जा सकते हैं। पार्टी का पूरा जोर इस बात पर है कि अधिक से अधिक सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए जाएं। लेकिन खबर यह भी है कि पार्टी फिलहाल आज उन सीटों को छोड़ सकती है जिन पर विवाद ज्यादा होता है। बीजेपी का इरादा तकरीबन 450 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का है और बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कोशिश ये होगी कि कम से कम 5वें या फिर 6ठे चरण तक के चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम तय करके घोषित कर दिए जाएं। दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए राकेश पांडे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना महाराष्ट्र दौरा रद्द नहीं किया है। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो नागपुर जाएंगे। इससे पहले खबर आई थी कि उनका शुगर लेवल गिरने के कारण उनका महाराष्ट्र दौरा रद्द कर दिया गया है। उम्मीद ये है कि आज अरविंद केजरीवाल नागपुर में चंदा जुटाने के लिए आयोजित होने वाले एक लग्जरी होटल में डिनर में शरीक होंगे। असल में उनकी मेजबानी में नागपुर के ही एक लग्जरी होटल में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने वाले लोगों से 10-10 हजार रुपए चंदा लिया जाएगा। खुद को आम आदमी बताते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनके साथ डिनर करने पर 10,000 रुपए देने होंगे। नागपुर में होने वाले डिनर में नागपुर लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार अंजलि दमानिया भी मौजूद रहेंगी। पार्टी पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि डिनर मुख्य तौर पर दानदाताओं के लिए है और सभी के नाम आप नागपुर की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर केजरीवाल की तबीयत ठीक रही तो वो चंद्रपुर और भंडारा लोकसभा क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल की भले ही आज तबीयत खराब हो, लेकिन अगर वो नागपुर में निकलते हैं तो नागपुर की सड़कों पर भी कल मुंबई की तरह हंगामा हो सकता है। असल में खुद को अराजक कहने वाले केजरीवाल ने मुंबईकरों को कल दिन भर परेशान किया। उन्होंने शहर में सियासी अराजकता का नया शो दिखाया। उनके एक दिन के दौरे के दौरान कई कानून टूटे। मुंबई में केजरीवाल ने अराजकता का मेगा शो किया। उनके मुंबई पहुंचने से ही इसकी शुरुआत हो गई। केजरीवाल एयरपोर्ट से ऑटो रिक्शा से अंधेरी पहुंचे। इस दौरान ऑटो रिक्शा पर आम आदमी पार्टी के समर्थक लटके नजर आ रहे थे। कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेड सिग्नल पर रुकने की बजाय इसे पार किया। इसके बाद केजरीवाल अंधेरी से चर्च गेट स्टेशन जाने के लिए मुंबई लोकल में सवार हुए। इससे पहले समर्थकों ने सुरक्षा जांच के लिए स्टेशन पर लगे एक मेटल डिटेक्टर को तोड़ दिया। फिर केजरीवाल जिस डिब्बे में बैठे उस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। डिब्बे का गेट बंद कर लिया। सब मेटल डिटेक्टर टूट गया। लोग यहाँ पे अफरा तफरी मच के माहौल था। कुछ थोड़े लोग यहाँ भाग रहे, थोड़े वहाँ भाग रहे थे। राइट्स हो रहा है, कम्युनल राइट्स हो रहा है, ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खाली दिखावे के लिए और कुछ नहीं। दोपहर में केजरीवाल रोड शो के दौरान बीच रोड पर ही लोगों से मिलने जुलने लगे। उन्हें ये ख्याल नहीं था कि मुंबई की व्यस्त सड़कों पर उनकी वजह से लंबा जाम लग चुका है। राज्य सरकार ने साफ कह दिया है कि केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है और उन्हें उनके किए की कीमत चुकानी होगी। किसी भी मोर्चा में, आंदोलन में, कौन सी एक्टिविटी में यदि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो वो महाराष्ट्र में वसूल करने का कानून हमने बनाया है। सबको लागू है। कानून सबके लिए एक है। केजरीवाल के कार्यकर्ताओं ने कल जिस तरीके से मुंबई में कोहराम मचाया उससे मुंबई वालों को खासी परेशानियां हुई। केजरीवाल को खुद से सवाल करने वाले पसंद तो आते नहीं हैं। कल की केजरीवाल की रैली के दौरान जब इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो संवाददाता के साथ बदसलूकी हुई। केजरीवाल ने देखा सब कुछ, लेकिन वो खामोश रहे। लगता है कि केजरीवाल अपनी पुरानी लीग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ।
आम आदमी पार्टी के घर का झगड़ा अब पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। इस बीच केजरीवाल ने कह दिया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो मामला सुलझा लेंगे, लेकिन शाजिया इल्मी ने अपने एक बयान से टिकट के विवाद को और उलझा दिया। पार्टी के भीतर बागी बोल को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नकारने के लिए आगे आए, लेकिन सबसे पहले ये सुनिए कि शाजिया इल्मी की नई दिल्ली सीट पर दावेदारी की बात नकारने वाले संजय सिंह की बात को कैसे शाजिया इल्मी ने खुद खारिज कर दिया। कल इस बात का उन्होंने साफ तौर पे खंडन किया है। उन्होंने टीवी चैनल्स को फोन करके कहा है कि नई दिल्ली से मैं टिकट चाहती थी, ये जानकारी आपको कहां से मिली। तो ये अपनी ओर से मनगढ़ंत तरीके से चीजें चलाने के बजाय जो सच्चाई हो उसको सामने लाना चाहिए। ना तो रायबरेली में किसी को जानती हूँ, ना मुझे अपनी टीम से मेरा संपर्क है। दिल्ली में ज्यादा मैंने, क्योंकि आरकेपुरम से मैं लड़ी भी थी, तो मेरे ज्यादा जो है कनेक्शन यहीं पे थे, तो मैं दिल्ली से चाहती थी। अब क्या कहेगी केजरीवाल की पार्टी? अब तो खुद शाजिया ने कह दिया कि वो नई दिल्ली सीट से टिकट चाहती थी। अब इसे कौन झुठलाएगा? उधर कुमार विश्वास ने पहले तो ये ट्वीट करके इशारों में सवाल खड़े कर दिए कि जिनके एक इशारे पर हम गुलशन से लोहा ले बैठे, जरा गंध मांगी तो बोले हवा अभी अनुकूल नहीं। लेकिन इसके बाद सफाई में कह दिया कि बात दूसरी थी, समझने वालों ने गलत समझा। मेरा ट्वीट तो भारतीय जनता पार्टी पर है कि उसमें पासवान आ गए हैं। मेरा ट्वीट तो कांग्रेस के ऊपर है। मेरा ट्वीट तो उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है जो लोकतंत्र की पवित्र नदी को इन दागी नेताओं को शामिल करके इसे कलंकित करना चाह रही हैं। लेकिन कुमार विश्वास ने बाद में ये भी माना कि टिकट बंटवारे में सब कुछ सही नहीं हुआ। जो गलत टिकट बटे होंगे, जिनमें एक दो पर मेरी भी आपत्ति है कि इन पर पुनर्विचार करिए। अगर उनमें कोई गलती निकली जो प्रथम दृष्टा मुझे दिखाई दी है, तो उसका टिकट हम ही काट देंगे। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के संग बातचीत कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन्हें लगता है कि अगर बीच लड़ाई में कुमार विश्वास ने उनकी पोल खोल दी तो उनके लिए सवालों का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। रही बात शाजिया इल्मी की, तो केजरीवाल उन्हें भड़ास निकालने का पूरा मौका देना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अन्य नेताओं के साथ किया। सचिन गुप्ता, इंडिया न्यूज। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर टिकट बंटवारे में धांधली के एक के बाद एक संगीन आरोप लग रहे हैं। क्या हरियाणा, क्या यूपी, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं और ये आरोप विपक्षी नहीं बल्कि पार्टी के अपने ही नेता लगा रहे। 35 लाख रुपए में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की आरक्षित सीट अंबाला का टिकट बेच दिया और संगीन इल्जाम खुद अंबाला में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। वो 35 लाख रुपए लिया गया, उसके विरोध में हम यहाँ आए थे और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। वहाँ 2 औरतों को धक्का दिया गया और एक को कास्ट के बारे में बोला गया, जो कि उसका नहीं बनता था। जिन्होंने अप्लाई किया था उन कैंडिडेट को बोला गया कि आप जगह जगह जाओ, उनको अपना जाके उनका पैसा भी लगा, सब कुछ लगा, लेकिन उनका नाम ही निकाल दिया गया। वहीं जब अंबाला सीट से उम्मीदवार एसपी सिंह से इस बाबत सफाई मांगी गई तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को ही कूड़ा करकट बता दिया। आंदोलन में एक समस्या हमेशा रहती है कि ये एक फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह होता है, जिसमें कूड़ा कचरा आने की संभावना रहती है। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने पार्टी में अपनी बात रखने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर केस दर्ज करवाया है। अंबाला के अलावा भी कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं। बात सिर्फ अंबाला की नहीं है, टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप यूपी में भी लग रहा है। हरदोई के राजेश कुमार का आरोप है कि अरुणा सिंह ने लोकसभा का टिकट दिलाने के बदले इनसे 15 लाख रुपए की मांग की, साथ ही इस बात को गुप्त रखने के लिए भी कहा। हालांकि जब अरुणा सिंह से इस बाबत हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहीं से भी पैसा मांगने की बात आती है तो इसका प्रूफ दे कि मेरी किस तरह से बात हुई है, किसने किया है। अब ये है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिल रहा है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से भी अभी मुरादाबाद की बात कल आई टाइम्स ऑफ इंडिया में कि 1 करोड़ दिया गया, तो बिना साक्ष्य के किसी भी बात को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो मैं जो भी आरोप लगा रहा है वो इसको सिद्ध करे कहीं से किसी भी तरह, और अगर ये नहीं सिद्ध होता है तो मैं खुद उसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगी। वहीं आरोप लगे तो बीजेपी ने भी लगे हाथ हमला बोल दिया। हर मामले पर उनकी पार्टी के नेता केजरीवाल जो दूसरों से जवाब मांगते हैं, अब जो उन पर सवाल लग रहे हैं, उनकी पार्टी के लोगों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका उत्तर तो उन्हें देना पड़ेगा ना।
आपके सवाल सवाल हैं और जनता के सवाल सवाल नहीं है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर टिकट बंटवारे को लेकर के मनमानी का आरोप लगाया था। इसके बाद तो करीब करीब हर सीट पर टिकट बंटवारे की धांधली का खुलासा हुआ। कई पुराने कार्यकर्ता तो इसी मुद्दे से नाराज होकर के पार्टी से किनारा तक कर चुके हैं। अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव 2 जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर वो विपक्ष के निशाने पर भी हैं। आखिर क्यों विपक्ष मुलायम पर निशाना साध रहा है, इसे लेकर मुलायम की नीति को अब समझने की जरूरत है। देखिए। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव में इस बार 2 जगहों से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। सूत्रों की माने तो वो मैनपुरी के अलावा आजमगढ़ संसदीय सीट से किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ की 12 विधानसभा सीटों में 11 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इसलिए मुलायम इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि पार्टी इससे इनकार कर रही है। देखिए, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव हम लोगों की जानकारी नहीं। मुलायम सिंह के 2 जगह से चुनाव लड़ने के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि उन्हें हार का डर सता रहा है, इसलिए वो 2 जगहों से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आजमगढ़ उनका गढ़ है, 12 में से 11 सीटें उनके पास हैं, पर लगातार कहीं न कहीं सरकार के गिरते ग्राफ के कारण चिंतित मुलायम सिंह जी यह फैसला ले सकते हैं। मुलायम सिंह यादव पहले भी 2 जगहों से किस्मत आजमा चुके हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो मुलायम अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में एंट्री के लिए ऐसा करते रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इसमें सच्चाई भी दिखती है। बदायूं के जरिए अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को राजनीति में एंट्री दिलाई, तो जसवंत नगर से चुनाव जीतने के बाद अपने भाई शिवपाल यादव को राजनीति में लाया। कन्नौज लोकसभा सीट जीतने के बाद बड़े बेटे अखिलेश यादव को राजनीति में एंट्री दिलाई। फिर बारी बहू यानी डिंपल यादव की थी। फिरोजाबाद से अखिलेश की खाली सीट से डिंपल को चुनाव लड़ाया गया। हालांकि यहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद डिंपल कन्नौज से दोबारा चुनाव लड़ी और संसद पहुंची। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के पीछे मुलायम की सियासत को समझना मुश्किल है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अमर सिंह और मोदी की काट के लिए मुलायम ये सियासी दांव खेलने की तैयारी में है। हालांकि एसपी नेताओं की माने तो इसके पीछे भी नरेंद्र मोदी बड़ी वजह है। नेताओं की माने तो मुलायम को आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़वाकर पार्टी पूर्वांचल में मोदी इफेक्ट की हवा निकाल देना चाहती है। कयास है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने का करीब करीब मन बना चुके हैं। राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स की एक दलील को खारिज किया है यूएस के कोर्ट ने और देवयानी को मिली है बहुत बड़ी राहत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कल इस पर सुनवाई टाल दी गई थी। सुब्रत रॉय और सहारा समूह के 2 और निदेशकों ने ये तर्क दिया था कि कोर्ट द्वारा आदेश दी गई उनकी हिरासत पूरी तरह से अवैध है। रिहाई का इंतजार कर रहे सुब्रत रॉय के लिए आज का दिन अहम है। आज उनकी रिहाई पर सुनवाई होगी। सहारा ग्रुप ने सुब्रत रॉय की हिरासत को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुब्रत रॉय की हिरासत को चुनौती दी गई है। हम लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप, इसलिए कि हम लोगों ने उन्हीं के जजमेंट को चैलेंज किया है, आप इस जजमेंट को नहीं सुन सकते हैं। इसमें दोनों जजेज ने ये कहा कि हमें अभी हम लोगों ने फाइल नहीं पढ़ी है, अभी हमें पढ़ने का समय दिया। कल मैं इस पे बताऊंगा कि हम लोगों के पास ये मैटर मेंटेनेबल है या नहीं मेंटेनेबल है। आपको बता दें कि सुब्रत रॉय 4 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद है। मामले की सुनवाई 11 मार्च को होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुनवाई के सुब्रत रॉय की हिरासत बढ़ा दी और सुनवाई की कोई अगली तारीख नहीं दी। इसलिए सहारा ग्रुप सुब्रत रॉय की हिरासत को अवैध बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुब्रत रॉय को निवेशकों के करीब 24,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए कोर्ट में ठोस प्लान पेश करना है, तभी उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव रखा था कि वो 3 दिन के भीतर ही 2,500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी और बाकी की रकम जुलाई 2015 तक किस्तों में दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के इस प्रस्ताव के बारे में सेबी से राय मांगी, लेकिन सेबी ने सहारा के इस प्रस्ताव पर असहमति जताई थी।
अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े पर लगे वीजा फ्रॉड के आरोपों को एक अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया। जाहिर है देवयानी के परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजनयिक देवयानी पर लगे सभी आरोपों को अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी अदालत ने माना कि देवयानी खोबरागड़े पर जब वीजा धोखाधड़ी का आरोप लगा था तब उन्हें राजनयिक छूट मिली थी। हालांकि आरोप खारिज होने के बावजूद देवयानी पर नए सिरे से केस चलाने की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। जज ने वो किया जो कानून के मुताबिक था। जिस किसी शख्स को राजनयिक छूट मिली हो उस पर आपराधिक मुकदमा रद्द ही होना चाहिए। देवयानी खोबरागड़े के साथ जो हुआ था उससे वो काफी आहत थी। अब वो खुश होंगी कि कानून ने अपना काम किया है। आपको बता दें कि देवयानी खोबरागड़े पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने नौकरानी के वीजा में गलत जानकारी दी थी। देवयानी को इस मामले में हिरासत में लिया गया था और कपड़े उतरवाकर उनकी चेकिंग की गई थी। इस दुर्व्यवहार पर हिंदुस्तान ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया था और अमेरिका से माफी की मांग की थी। फिलहाल देवयानी खोबरागड़े हिंदुस्तान में ही है। तो क्या देवयानी खोबरागड़े अब अपने परिवार से मिलने अमेरिका जा सकेंगी? देवयानी के वकील की माने तो फिलहाल ये मुश्किल दिखता है, क्योंकि तकनीकी रूप से अभी ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। सरकार के दखल के बाद ये फिर से शुरू हो सकता है, मगर अमेरिकी सरकार शायद ही ऐसा चाहेगी, क्योंकि इसकी वजह से भारत और अमेरिकी रिश्ते पहले ही काफी कुछ भुगत चुके हैं। भूपेश ठाकुर, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सानिया मिर्जा की। एक अखबार के हवाले से खबर आई है कि सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का तलाक हो सकता है। दोनों बीते काफी अरसे से एक दूसरे से मिले तक नहीं हैं और दोनों के बीच में इस वक्त अनबन चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में अचानक हुए धमाके के बाद 2 इमारतें ढह गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक से जब ये एक्सप्लोजन्स हुई, ये धमाके हुए, तो 2 बिल्डिंग्स ऐसी थी जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और इमारतें ढह गई। 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। ये हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस धमाके के पीछे का कारण क्या है।